प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम गांधी दर्शन या गांधी चिंतन के बारे में आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन के बारे में चर्चा की। गांधी जी के दर्शन के दो बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, सत्य और अहिंसा। तो कल हमने सत्याग्रह के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में गांधी के अहिंसा दर्शन और सर्वोदय के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी के लिए अहिंसा उनके दर्शन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका सारा जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन जो था, वह पूरी तरह हम सब जानते हैं कि गांधी के अहिंसा दर्शन पर आधारित रहा। गांधी जी के लिए अहिंसा के दोनों अर्थ थे, ऋणात्मक यानी नेगेटिव मीनिंग भी था उसका और सकारात्मक या धनात्मक अर्थ भी था। अगर उसका हम नकारात्मक या ऋणात्मक अर्थ देखें तो गांधी जी का अहिंसा से आशय था कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। अहिंसा का अर्थ है कि हम ना मन से, ना अपने वचनों से, अपनी बोली से, वाणी से और न ही अपने किसी प्रकार के कर्म से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाएं। ये उनके लिए अहिंसा थी। और सकारात्मक रूप में उनके लिए अहिंसा का अर्थ था एक विस्तृत प्रेम और परमार्थ का भाव। एक विस्तृत प्रेम यानी सारी मानवता को जो अपने अंदर समाहित कर ले, ऐसा प्रेम, ऐसा उदार व्यक्तित्व जो है अहिंसा के लिए आवश्यक है। एक ऐसा उदार व्यक्तित्व जो अपने शत्रु से भी प्रेम करे। अहिंसा के दर्शन में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात गांधी बताते हैं कि अहिंसा का अर्थ है कि आप अपने शत्रु से भी प्रेम करें। यहाँ गांधी बाइबल से प्रेरणा लेते हैं, जिसमें शत्रु से भी प्रेरणा करने की बात बाइबल के सरमन ऑन द माउंट उपदेश में कही गई। और इसीलिए वह ये कहते हैं कि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दें। यानी आपको अपने शत्रु से प्रेम करना आना चाहिए। आप शत्रु के प्रति प्रेम रखकर ही अहिंसा के दर्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। अहिंसा के गांधी ने 3 प्रकार माने: जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। जागृत अहिंसा का अर्थ है वह अहिंसा जिसमें व्यक्ति के पास हिंसा करने की योग्यता या सामर्थ्य तो होता है, लेकिन वह हिंसा करने की योग्यता या सामर्थ्य होते हुए भी, यानी वह ताकतवर होते हुए भी, दूसरों के प्रति हिंसा का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अहिंसात्मक रूप से वह अपने शत्रु का या अपने सामने वालों का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वह जागृत अहिंसा है। गांधी ने इस जागृत अहिंसा को वीरों की अहिंसा कहा है। यानी जब आप में हिंसा करने की योग्यता है, सामर्थ्य है, आप में बल है, शक्ति है आपके पास हिंसा करने की, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने अंतःकरण के माध्यम से अपने आप को पीड़ा देकर के सामने वाले के हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, उसकी शत्रुता को मित्रता में बदलने का प्रयास करते हैं। यह अपने आप में एक वीरतापूर्ण कार्य है जिसको गांधी ने जागृत अहिंसा कहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ी सी अलग बात मैं करूँगा गांधी की इस जागृत अहिंसा को समझने के लिए कि आपने बहुत पहले हिंदी में एक पाठ पढ़ा होगा स्कूल में, जिसमें यह बताया गया कि सच्ची वीरता क्या है। और उसमें ये कहा गया कि सच्ची वीरता हमेशा एक कदम आगे बढ़कर शत्रु पर वार करना नहीं होता। सच्ची वीरता का कई बार अर्थ यह होता है कि आप अपने अंतःकरण में लौटें, आप अपने भीतर को लौटें, अपने भीतर को टटोलें, अपने आप को अपने भीतर से इतना वीर बनाएं कि सामने वाला आपके विचारों के आगे, आपके व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक हो जाए। ये अपने आप में वीरों की अहिंसा है। ये वीरता है, ये सच्ची वीरता है। जागृत अहिंसा से गांधी का आशय कुछ ऐसा ही है। दूसरी अहिंसा का प्रकार होता है औचित्यपूर्ण अहिंसा। ये एक योजनाबद्ध अहिंसा है
जिसमें हम अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अहिंसक नीति अपनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम अहिंसा की नीति अपनाते हैं, तो वह औचित्यपूर्ण अहिंसा है। गांधी इसको स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं मानते हैं। और तीसरी अहिंसा कायरों की अहिंसा होती है। ये उन लोगों के द्वारा प्रयुक्त होती है जिनके पास कोई बल नहीं है, शक्ति नहीं है, या हिंसा करने की योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, जिसमें बल ही नहीं है, जिसमें शक्ति ही नहीं है, जिसमें सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने आप ही हिंसा नहीं करेगा, वह अपने आप ही डर कर दुबक कर के बैठ जाएगा। यानी जैसे आपके ऊपर कोई हमला करने आता है और आप डर करके दुबक करके बैठ जाते हैं, आप हथियार नहीं उठाते हैं, ये भी अहिंसा है, लेकिन ये कायरों की अहिंसा है, ये वीरता नहीं है। वीरता की अहिंसा तो यह है कि आप अपने शत्रु का सामना करें, लेकिन बिना शस्त्रों के आप उसके अंतःकरण को बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये अहिंसा के 3 प्रकार गांधी ने माने: जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। गांधी के इस अहिंसा दर्शन की मुख्य बातें या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? पहली बात, गांधी ये कहते हैं कि अहिंसा जो है वो मानव सुलभ आत्मशुद्धि का साधन है। जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता है वह कभी दूसरों के प्रति अत्याचार कर ही नहीं सकता, वह कभी दूसरों का बुरा कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति आ, आ, जब अहिंसा करता है, जब किसी को मन, वचन और कर्म से हानि नहीं पहुंचाता है, जब वह किसी के ऊपर शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करता है, अपनी शक्ति के दम पर किसी को कुचलने का प्रयास नहीं करता है, तो इससे उसकी आत्मा परिशुद्ध होती है। उसके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लग सकता है, वह कभी भी अपराध की ओर नहीं जा सकता है, वह दूसरों के प्रति अत्याचार नहीं कर सकता है। इसलिए अहिंसा मानव सुलभ आत्मशुद्धि का साधन है। दूसरी बात, गांधी ये कहते हैं कि अहिंसा की शक्ति व्यक्ति की हिंसा की योग्यता और न करने की इच्छा के अनुपात पर निर्भर करती है। अर्थात मैंने कहा कि अहिंसा तब कारगर है जब आप में हिंसा करने की योग्यता तो है, लेकिन उस योग्यता के होते हुए भी आप हिंसा नहीं करते हैं और अहिंसा का प्रयोग करते हैं। तो अहिंसा की जो शक्ति है वो व्यक्ति की हिंसा करने की योग्यता, यानी उसकी सामर्थ्य, उसके बल, और लेकिन उसके भीतर की हिंसा ना करने की इच्छा के अनुपात पर निर्भर करता है। या आपके पास बल तो है, शक्ति तो है, सामर्थ्य तो है, इतना बल, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि आप दूसरों के प्रति हिंसा कर सकते हैं, दूसरों को हिंसा के जरिए दबा सकते हैं, उसका शोषण कर सकते हैं, लेकिन आप मन से निर्मल हैं, आप अपने हृदय से निर्मल हैं और आप हिंसा नहीं करने की आपकी इच्छा है। इन दोनों के बीच का जो अनुपात है उस पर अहिंसा की शक्ति निर्भर करती है। फिर अहिंसा हिंसा से ज़्यादा श्रेष्ठ है। हिंसा से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। हिंसा से, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि गांधी कहते हैं कि आँख के बदले आँख के न्याय के सिद्धांत पर अगर हम विश्वास करेंगे तो एक दिन सब अंधा हो जाएंगे। इसलिए हिंसा जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसीलिए अहिंसा का कोई विकल्प नहीं होता। अहिंसा हमेशा हिंसा से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें न व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचा पाता है और न ही वह सामने वाले अपने शत्रु को नुकसान पहुंचाता है। इसमें किसी भी मनुष्यता का नुकसान नहीं होता है। फिर अहिंसा में पराजय का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अहिंसा में आप खोते कुछ भी नहीं है। आप जो भी करेंगे प्राप्त करेंगे। आप अगर खुद हमला नहीं कर रहे हैं, खुद बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सामने के वाले के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, उसका शोषण नहीं कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित हो ही जाता है कि आप वहाँ गलत नहीं होते हैं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता है, आप कभी भी कुछ खोने की स्थिति में नहीं होते हैं। आपको जो भी मिलेगा वो आपके प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। इसलिए अहिंसा के रास्ते पर कभी पराजय का प्रश्न नहीं उठता है, उसमें अंततः आपकी विजय ही होती है, विजय ही सुनिश्चित होती है। फिर अहिंसा असहयोग का एक अभिन्न अंग है। असहयोग की बात, जो असहयोग आंदोलन गांधी ने छेड़ा, उसमें असहयोग
करने का मतलब हिंसा करना नहीं है। असहयोग का मतलब है हम बस सामने वाले से सहमत नहीं हैं, इसलिए हम उसका शांति से असहयोग करने का निर्णय लेते हैं। अहिंसा में छल प्रपंच का कोई स्थान नहीं होता। उसमें सामने वाले के प्रति छल और प्रपंच की तो जैसे ही धारणा आपके मन में आती है, वैसे ही आप मन से हिंसक हो जाते हैं। तो अहिंसक होने का मतलब है सरल हृदय होना, सुहृदय होना और किसी भी दूसरे का बुरा ना चाहना। तो जब आप बुरा नहीं चाहेंगे, इसका मतलब है आपके हृदय में छल और प्रपंच नहीं है। जहाँ तनिक भी छल और प्रपंच है, वहाँ पर अहिंसा पैदा हो जाती है, हिंसा पैदा हो जाती है। फिर गांधी कहते हैं कि जो मृत्यु से डरता है वह अहिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह अंततः अपनी जान बचाने के लिए हिंसा करेगा ही करेगा। अहिंसक वही हो सकता है जो मृत्यु से नहीं डरता हो। फिर गांधी का ये जो अहिंसा का दर्शन है वो केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं है, वह संपूर्ण समुदाय के लिए है, वह समूह के लिए भी है। वह केवल माइक्रो लेवल पर अहिंसा की बात नहीं है, मैक्रो लेवल पर भी अहिंसा होनी चाहिए। व्यक्ति और समुदाय दोनों को ही अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। फिर गांधी का अगला एक महत्वपूर्ण दर्शन है गांधी का सर्वोदय का दर्शन। सर्वोदय यानी सबका उदय, सबकी भलाई। अब देखिए, उस समय जब गांधी ये पूरा अपना गांधी का जो दर्शन हमारे सामने आ रहा था 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 19वीं शताब्दी में और पूरे यूरोप के अंदर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन उभर रहा था, खासकर इंग्लैंड में। और वो दर्शन था उपयोगितावादी दर्शन, जो जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने प्रतिपादित किया था। इस उपयोगितावादी दर्शन में ये कहा गया था कि किसी भी राज्य के लिए या समाज के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए वो कार्य करना उचित है जिस कार्य करने से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिलता हो। अर्थात जो कार्य या जो निर्णय या जो नीतियाँ अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगी है या सुकर है, वही नीतियाँ अपनाने योग्य है, वही उपयोगी है। गांधी ने इस उपयोगितावादी दर्शन को, लोकतंत्र के इस उपयोगितावादी दर्शन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये उपयोगितावादी दर्शन अंततः लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसके पक्ष में लोग ज़्यादा होंगे, उसी को उचित मानने के दर्शन पर आधारित होगा। गांधी ने इसको उचित नहीं माना। गांधी ने संख्यात्मक आधार पर बहुसंख्यकों की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने सबकी बात की, कुछ की नहीं या बहुसंख्यकों की नहीं, उन्होंने सबके उदय की बात की, सर्वोदय की बात की। और उनका ये जो सर्वोदय का दर्शन था वो जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट, एक उनकी फेमस किताब है, उससे प्रेरित था। इस अनटू दिस लास्ट से गांधी का ने जो सर्वोदय दर्शन लिया, उसकी 3 महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। पहली बात, व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है, यानी व्यक्ति एक अकेली इकाई नहीं है। वह जब समाज में रहता है, वह जब समूह में रहता है, तो वह एक सामूहिकता का अंग है और उसकी भलाई पूरे समूह की या समाज की भलाई में निहित है। इसलिए व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित है। इसलिए अगर कुछ व्यक्तियों की तरक्की हो जाएगी, उनका विकास हो जाएगा, उनका उदय हो जाएगा, उसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे समाज का विकास हो गया। जब तक समाज में कुछ भी लोग, थोड़े भी लोग अगर अविकसित हैं, पिछड़े हुए हैं, दमित हैं, शोषित हैं, तो उसका असर पूरे समाज के ऊपर होगा और पूरा समाज में जो है वो अत्याचार और शोषण का वातावरण तैयार होगा और उसकी आँच सभी व्यक्तियों पर आएगी। इसलिए व्यक्ति की भलाई सब की भलाई में निहित है, अर्थात सबके उदय में ही व्यक्ति का उदय निहित है, पूरे समाज के उदय में ही व्यक्ति का उदय निहित है। दूसरी बात उसमें ये थी कि एक नाई का कार्य उतना ही मूल्यवान है जितना एक वकील का। गांधी कहते हैं कि चाहे श्रम शारीरिक हो या मानसिक हो, वो दोनों ही श्रम अपने आप में मूल्यवान हैं। इसलिए श्रम की कीमत
काम के घंटों के आधार पर समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे एक नाई भी काम कर रहा है और 8 घंटे एक वकील भी काम कर रहा है, लेकिन वकील को मानसिक कार्य होने के कारण से ज़्यादा पैसा मिल रहा है और नाई को कम पैसा मिल रहा है। अगर ऐसा होगा तो समाज में आर्थिक असमानताएं पैदा होगी, और यही हो रहा है। पूंजीवादी समाज में यही होता है कि जिसका काम जितना उपयोगी है उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, और कुछ लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है जबकि वो उतना ही श्रम कर रहे हैं। तो इससे समाज में आर्थिक असमानता पैदा होती है। और इस आर्थिक असमानता के पैदा होने से कुछ लोगों के हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि वह दूसरे लोगों का न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक शोषण भी करने लगते हैं। इसलिए गांधी जो है वह श्रम के समान मूल्य की बात करते हैं। वह कहते हैं कि एक नाई का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक वकील का। समाज में हर एक की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, हर व्यक्ति अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। इसलिए उनके द्वारा किए गए कायिक श्रम का अपना अपना महत्व है, कायिक और मानसिक श्रम का अपना अपना महत्व है, और उनका मूल्य जो है वह घंटों के आधार पर समान तय होना चाहिए। तीसरी बात सर्वोदय के दर्शन में यह कही गई कि श्रम का जीवन ही जीने योग्य है। अराजकतावादी दर्शन की तरह उन्होंने, जो पहले भी मैंने वीडियो में आपको बात कही, कि गांधी इस बात पर लगातार बल देते हैं कि बिना श्रम के खाई गई रोटी चोरी के समान है। नो ब्रेड विदाउट लेबर। आप बिना श्रम किए खाना नहीं खाना चाहिए, ये चोरी जैसा है या अपराध है। जीवन वही जीने योग्य है जो श्रम का जीवन है। बिना श्रम किए हम उत्पादक नहीं रहते हैं, और उत्पादक नहीं रहने के कारण से समाज में हम अपनी योगदान नहीं दे रहे हैं, और अगर हम समाज में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं तो समाज से हमें कुछ लेने का भी हक नहीं होगा। इसलिए हमें कायिक श्रम जरूर करना चाहिए, श्रम जरूर करना चाहिए। ये गांधी के सर्वोदय दर्शन की आरंभिक 3 बातें थी। इस सर्वोदय के लिए गांधी विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। वो जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, वहाँ पर वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं। यानी विकास जो है वो नीचे गांवों से शुरू होना चाहिए, डेमोक्रेसी नीचे गांवों से शुरू होनी चाहिए, पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए, ग्राम स्वराज को मजबूत किया जाना चाहिए। फिर गांधी एक बड़ी महत्वपूर्ण दर्शन देते हैं कि समाज की जो पूरी संरचना है वो पिरामिडीय नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिरामिड होता है, पिरामिड जैसे आप ये समझ लें सीढ़ियों की तरह, जिसमें ऊपर की सीढ़ी पे एक व्यक्ति बैठा है, फिर उसके नीचे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, फिर उसके नीचे वाली सीढ़ी पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, फिर सबसे नीचे की सीढ़ी पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं। तो ये ऊपर से जो होता है वो सबसे ऊपर जो होता है वो नीचे वाले पे दबाव डालता है, नीचे वाला उसके नीचे वाले पे। इस तरह से जो सबसे नीचे बैठा हुआ होता है, सबसे निचली सीढ़ी पे जो बैठा हुआ होता है पिरामिडीय व्यवस्था में, वो सबसे ज़्यादा शोषित, दमित और दबा हुआ होता है, कुचला हुआ होता है। इस पिरामिडीय सिस्टम को डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि ये जो पूरा शासन तंत्र चलता है, जो पूरी सरकारी व्यवस्था चलती है, वो पिरामिडीय है। गांधी ने इस पिरामिडीय व्यवस्था की आलोचना की, और उसके स्थान पर उन्होंने ओशियनिक सर्किल, या जिसे हम हिंदी में कहें सामुद्रिक वृत्त की अवधारणा दी। सामुद्रिक वृत्त क्या है? आपने समुद्र में लहरों को उठते हुए अगर देखा हो, तो समुद्र में जो लहरें होती है वो एक केंद्र से उठती है और यूँ गोल 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 घूमती हुई ऊपर उठती है। समुद्र की लहरें गोल गोल उठती है। आप अब उसमें ख़ास बात क्या है कि वो किसी एक सेंटर पॉइंट से उठती है समुद्र की लहर, और वो बिना एक दूसरे को कुचले हुए वृत्त बनाती है, जिसमें कोई किसी को कुचलने का प्रयास नहीं करता। गांधी कहते हैं कि समाज की संरचना, शासन व्यवस्था की संरचना, लोकतंत्र की जो संरचना है वो पिरामिडीय न होकर के सामुद्रिक वृत्त की तरह होनी चाहिए, ओशियनिक सर्किल की तरह होनी चाहिए, जिसके केंद्र में व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, और उस इंडिविजुअल से फिर वो लहर चालू होती है, और वो एक दूसरे से करते करते वो मैक्रो लेवल तक पूरे संसार को अपने में समाहित करती है। इस व्यवस्था में जो अंतिम है, जहाँ वो लहर ख़त्म हो रही है,
और प्रथम व्यक्ति जहाँ से लहर शुरू हुई है वो सभी समान होंगे, उसमें कोई किसी की शक्ति को कुचलने का प्रयास नहीं करेगा, सबकी ताकत बराबर होगी। ये गांधी का दर्शन था कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर नहीं होना चाहिए, वरना फिर समाज में शोषण होता है। इसलिए समाज को सामुद्रिक व्रत की तरह होना चाहिए, प्रत्येक गांव को गणराज्य बनाया जाना चाहिए। तो ये गांधी का सर्वोदय का दर्शन है। अगले वीडियो में हम गांधी के राज्य के संबंध में जो धारणा है और जो दर्शन है उस पर बात करेंगे।